अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करके कौन कौन गद्दारी कर रहा है, गद्दारों की लिस्ट में किस किस का नाम है, सारी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। पॉलिटिकल कमेटी के इजलास में क्या हुआ, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। आजाद कश्मीर में नई हुकूमत बनाने की जो कोशिशें हैं वो कहां तक पहुंची हैं, उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। क्या आपको कराची पसंद है, ये क्या मामला है, ये क्या खबर है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में वो भी आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं गद्दारों की और पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की खबरों के हवाले से। अब आपको पता है कि आए रोज इस किस्म की खबरें आती रहती हैं कि पीटीआई में उसने भी गद्दारी कर दी, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और ये अरसा दराज से इस किस्म की खबरें चल रही हैं। आजकल आलिया हमजा मलिक साहिबा के हवाले से काफी ज्यादा गुफ्तगू हो रही है कि उन्होंने कुछ लोगों को ओहदे से उतारा और वो जो उनका फैसला था वो इमरान खान साहब की मंशा के बगैर था, या फिर उसमें ये मुलविस था या वो मुलविस नहीं था। और फिर इसके साथ साथ कुछ खबरें इस तरह की भी आई कि पॉलिटिकल कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें आलिया हमजा मलिक साहिबा के हवाले से बताया गया कि उन्होंने कहा कि वो खान साहब की बहनों के किसी हुक्म को नहीं मानती और उन्होंने इस किस्म की कोई बात की। अब मेरे तक जो खबर पहुंची है कि वहां पे खान साहब की बहनों का उस तरह तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर मुख्तलिफ चीजें डिस्कस हुई। ये सारी चीजें भी डिस्कस हुई पंजाब के हवाले से, लेकिन इससे पहले जो पिछली पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था उसके अंदर तो बड़ी ज्यादा लड़ाई हुई थी और उसमें काफी ज्यादा इख्तलाफात उभर कर सामने आए थे, इसलिए कि आपको पता है कि वहां पे अपोजिशन लीडर बनना था पंजाब के अंदर। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। जमात के अंदर इख्तलाफात भी हैं, जमात के अंदर एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी होती है, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कौन जो है वो इमरान खान साहब का गद्दार है। अब सोशल मीडिया पे बैठे हुए कुछ लोग, कुछ और भी मेहरबान है, कोई इधर बैठा हुआ है, कोई उधर बैठा हुआ है, वो अक्सर लिस्ट जारी करते रहते हैं कि इसकी उससे मुलाकात हो गई, उसने वहां पे गद्दारी कर दी, इस किस्म की बातें होती रहती हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आपको याद होगा कि यही मीना खान अफरीदी है, यही सोहेल खान अफरीदी है जिनके हवाले से कहा जाता था कि ये गंडापुर की बी टीम है, गंडापुर ने इन लोगों को साथ में लाया हुआ है, ये सारे गद्दार हैं, गंडापुर इमरान खान का गद्दार है। लेकिन उस वक्त भी मैंने बार बार आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि इनमें से कोई भी इमरान खान का गद्दार नहीं है। गंडापुर की सियासत के ऊपर एतराज हो सकता है, उसके किसी फैसले के ऊपर एतराज हो सकता है, लेकिन जिस दिन इमरान खान कहेगा वो चला जाएगा। अब उसके साथ साथ और किसके ऊपर तनकीद होती थी? मीना खान पे तनकीद होती थी, सोहेल खान अफरीदी पे तनकीद होती थी कि जी ये गंडापुर के साथ मिले हुए। जब वक्त आया तो खान साहब ने किसको चुना? खान साहब ने सोहेल खान अफरीदी को चुना। अब वो इस वक्त आपका वजीर आला है खैबर पख्तूनख्वा का, तो फिर वो गद्दारी के जो सर्टिफिकेट बांट रहे थे, जो कभी अली अमीन गंडापुर को गद्दार कहते थे, कभी किसी और को गद्दार कहते थे, अब वो किधर गए हैं? अब एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि जी आलिया हमजा मलिक साहिबा जो है उन्होंने पार्टी से गद्दारी कर दी है, उन्होंने इमरान खान साहब से गद्दारी कर दी है, और कुछ बेनामी किस्म के अकाउंट्स और कुछ जो है दीगर लोग जो है वो इस किस्म की चीजें शेयर कर रहे हैं कि जी उनकी उससे मुलाकात हो गई, उनकी उससे मुलाकात हो गई। अब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर इख्तलाफात हैं, पंजाब के अंदर भी इख्तलाफात हैं और मरकजी सतह के ऊपर जो क्यादत है उसमें भी इख्तलाफात हैं। आपने देखा कि आज जो लोग गए हुए अडयाला जेल में खान साहब से मिलने, जिनकी मुलाकात शायद नहीं होगी, बाय द टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, लेकिन मैंने कल ही आपको बता दिया था, बल्कि सुबह के व्लॉग में आपको बताया था कि 3.5% चांस है कि मुलाकात होगी या नहीं होगी। लेकिन दो लिस्टें आ गई। दो लिस्टें क्यों आई? लिस्ट एक आनी चाहिए थी। तो इख्तलाफात तो कहीं ना कहीं आपको नजर आते हैं, लेकिन ये कहना कि ये इमरान खान का गद्दार है या वो इमरान खान का गद्दार है, और खुसूसन आलिया हमजा मलिक साहिबा जैसी खातून जिसको बार बार गिरफ्तार किया गया, जो इस वक्त भी सजा याफ्ता है, उनको सजा हो चुकी है 9 मई के केस में, वो अपने बच्चों से दूर है, वो अपने खामद से दूर है, पार्टी के लिए वो सब कुछ ये कर रही है, और अभी भी इमरान खान का मुकम्मल एतमाद आलिया हमजा को मलिक को हासिल है। जिस तरह मैंने आपके साथ बार बार ये चीज शेयर की, जब ये कहा जा रहा था कि जी गंडापुर जो है वो इमरान खान को धोखा दे रहे हैं, उस वक्त भी मैं आपके साथ बार बार ये चीज शेयर करता रहा कि गंडापुर साहब को मुकम्मल इमरान खान का एतमाद हासिल है, और जिस दिन एतमाद हासिल नहीं होगा खान साहब उनको फारिग कर देंगे और गंडापुर साहब चले जाएंगे। तो जिस दिन आलिया हमजा मलिक के हवाले से इमरान खान को कोई तहफुजात होंगे तो आलिया हमजा मलिक को भी वो कहेंगे और वो साइड पे हो जाएंगी। ना उन्होंने कोई बात करनी है, ना उन्होंने कोई बयान देना है। आलिया हमजा मलिक ने काफी मुतहरक किया पंजाब के अंदर लोगों को, उन्होंने अवामी असेंबली भी लगाई, वो कोर्ट्स के बाहर भी जाती हैं, दीगर जगहों पे भी यानी वो जो उनकी टीम है वो जाती है, एमपीएस को कहा जाता है कि आप इधर जाएं, आप उधर जाएं। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पंजाब की हद तक काफी ज्यादा इख्तलाफात हैं। पिछली जो पॉलिटिकल कमेटी का इजलास था उसमें तो बड़ी सख्त लड़ाई हुई थी पंजाब के दो ग्रुपों में। पंजाब के अंदर आपको पता है कि दो नाम बार बार गर्दिश करते रहते हैं
एक मियां असलम इकबाल साहब का, दूसरा हमाद अजहर साहब का, कि इनके आपस में इख्तलाफात हैं और जिसकी वजह से तलखी भी होती है और पॉलिटिकल कमेटी के अंदर तलखी भी होती है। और हालिया अरसे के अंदर जो हाफिज फरहत अब्बास साहब हैं, जब उनको डिप्टी अपोजिशन लीडर बनाया गया, उसके ऊपर भी इख्तलाफ हुआ, उसके ऊपर भी काफी गर्मा गर्मी हुई। तो ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप ये इल्जाम लगा सकें कि वो इमरान खान से सिंसियर नहीं है। चाहे वो हमाद अजहर हो, चाहे वो मियां असलम इकबाल साहब हो, चाहे वो हाफिज फरहत अब्बास साहब हो, आलिया हमजा मलिक साहिबा हो, सलमान अकरम राजा साहब हो, इन सब के आपस में तो इख्तलाफात हो सकते हैं, किसी मामले के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है, लेकिन ये कहना कि जी आलिया जो है वो गद्दार हो गई है तो वो गद्दार हो गया, ये हकायक के मुनाफी है। इमरान खान साहब जो उनकी ड्यूटी लगाते हैं, खान साहब उनको जो मैसेज भेजते हैं कि जनाब आपने उधर जाना है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाना है, हाई कोर्ट के बाहर जाना है, उधर अपने लोगों को भेजना है, तो उसी के मुताबिक चीजें होती हैं। बाकी कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है सम टाइम। अब ये जो अहमद चट्ठा वगैरह की तब्दीली हुई, उसमें यकीनन कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं गैप आया, और इनको तो तब्दील करने के हवाले से आलिया हमजा मलिक ने वैसे भी मुखालफत की थी कि इनको तब्दील ना किया जाए। लेकिन ओवरऑल फिर जो पार्टी जिस तरीके से चलाई जाती है, वो पार्टी के लोगों ने फैसला करना होता है, वो उनके अंदरूनी मसाइल हैं। मैंने कभी भी उसके ऊपर बात नहीं की जो नून लीग के अंदरूनी मसाइल हैं या एएनपी के हैं या पीपल्स पार्टी के हैं, वो तो उनके हैं, उसका हमें तो नहीं पता। लेकिन मैं ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं कि ये कह देना कि जी फलाना बंदा जो है वो मियां साहब का गद्दार है या फलाना बंदा जो है वो जरदारी साहब का गद्दार है, ऐसी बात नहीं है। हर पार्टी के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ जो है वो इख्तलाफ भी रखते हैं, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते हैं, सहाफियों से बात करते हुए दूसरों की जो है वो एक तरह से बुराई भी कर देते हैं, उनके हवाले से मुख्तलिफ तहफुजात का इजहार भी कर देते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बैठे हुए एक बंदे के हवाले से नून लीग के एक सीनियर रहनुमा ने मुझे कहा कि भाई ये तो ऐसा बंदा है कि ये ना सिर्फ हारा हुआ है बल्कि पूरे जिले में इसने सबसे कम वोट लिए, पूरे डिवीजन में इसको सबसे कम वोट पड़ा है। और वजीर आजम साहब की काबीना के अंदर ही बैठे हुए एक शख्स ने मुझे कहा कि हमारी काबीना के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए जो इलेक्शन हारे हुए, और वो नाम लेके आपको बताते हैं कि जी ये बंदा, ये बंदा, वो बंदा है, और ये नून लीग के अंदर से लोग आपको बताते हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुख्तलिफ धड़े हैं, उनके भी आपस में सम टाइम इख्तलाफात हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा उस तरह नहीं करते। वो सारे जो हैं, आपको पता है कि उनकी जमहूरियत बहुत ज्यादा मजबूत है, वो दानिशवरी बहुत ज्यादा करते हैं। पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से भी मिलो तो ऐसे लगता है कि अभी अभी ये आया है यूनान से और अभी जमहूरियत का वहां पे इर्तका जारी है, और ये यूनान वालों को मशवरा दे के आया कि वहां पे आपने जमहूरियत का कैसे उसको इन्वेंट करना है, कैसे जमहूरियत को बनाना है, कैसे जमहूरियत को मजबूत करना है। तो यही लगता है कि जनाब वो जमहूरियत की बुनियाद यूनान में रख के अभी पाकिस्तान आया है, वो इस किस्म की बातें करता है। लेकिन इनकी ग्राउंड के ऊपर जो परफॉर्मेंस है और इनका जमहूरियत के साथ जो लगाव है, उसकी एक मिसाल हमें आजाद कश्मीर में अभी नजर आ रही है। एनीवे, मैं उसके ऊपर आता हूं, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो ये सारी जमातों के अंदर ये इख्तलाफात होते हैं, लेकिन ये इल्जामात लगा देना कि जी आलिया हमजा मलिक जो है वो गद्दार है इमरान खान की, या जो राजा साहब जो हैं वो ठीक नहीं है, या पार्टी के अंदर अब इतना ज्यादा इख्तलाफ हो गया है कि पार्टी टूट जाएगी, ये मीडिया की बहुत सारी खबरें जो है वो ख्वाहिशात के मुताबिक चलाई जाती हैं। और अक्सर कहा जाता था कि जनाब जब अली अमीन को फारिग किया जाएगा तो पार्टी टूट जाएगी, पार्टी तो अब कोई है ही नहीं है, वोट नहीं पड़ेगा। आज भी खुरम ज़ीशान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का सेनेटर मुंतखब हो गया है। कुछ लोग कह रहे थे जी बड़ा अमीर बंदा आ गया है तो इतने वोट टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबने देखा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसको वोट पड़े और वो जीत गया। तो जमीनी हकायक ये हैं कि आपस में इनके इख्तलाफात जरूर हैं, लेकिन कोई भी इमरान खान से गद्दारी नहीं करता। जो इमरान खान साहब की बात होती है वो हतमी बात होती है और उसको माना जाता है। अच्छा जी, आजाद कश्मीर में अभी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह फैसला किया है जो तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है उसको डिले कर दिया जाए। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। आजाद कश्मीर इन हाउस तब्दीली का मामला, तहरीक अदम एतमाद मौखर, पीपल्स पार्टी का अहम इजलास तलब। अब इनकी मर्जी ये थी कि हम चौधरी जो है उधर अनवारुल हक साहब, उन पे दबाव डालेंगे और वो इस्तीफा दे के चले जाएंगे और हम नया वजीर आजम बना लेंगे। आगे से वो डट गए, वो कह रहे हैं जी मैंने इस्तीफा नहीं देना, आप लेके आए तहरीक अदम एतमाद। अब ये वहां पे इस तरह की हुकूमत की तब्दीली होगी तो पूरी दुनिया में खबर भी बनेगी, भारत तक भी चीज जाएगी और इसका कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि इनको क्या फर्क पड़ता है कि भारत क्या सोचेगा या मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए लोग क्या सोचेंगे। इनको तो बस अपना इक्तदार चाहिए। अब ये एक छोटा सा इक्तदार है, लेकिन वो भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि जी पीटीआई का खैबर पख्तूनख्वा में ये मौकिफ है तो इस वजह से सूबे के हालात ऐसे हो गए, फलानी जगह पे ये हो गया।
लेकिन आप देख लें इनके दौरे हुकूमत में कहां पे हालात ठीक है। आजाद कश्मीर में इन्होंने क्या करवाया, पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को इन्होंने इररेलेवेंट कर दिया, पूरे इंतजामी स्ट्रक्चर को इन्होंने इररेलेवेंट कर दिया, रियासती रिट को खत्म कर दिया। वहां पे कोई रियासती रिट नहीं थी। जिस तरीके से वहां पे अवाम बाहर निकली, जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। वहां पे ना कोई पुलिस चली, ना वहां पे कोई और चल सका। वहां पे लोग बाहर आए, उन्होंने अपने मुतालबात मनवाए। यहां से भी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेजा गया, जिसमें इस्लामाबाद की पुलिस भी शामिल थी। सब कुछ करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या नतीजा निकला? वो ये किसकी वजह से हुआ? ये इनकी सियासत की वजह से हुआ। इन्होंने पूरे वहां के पूरे स्ट्रक्चर को बेतौकीर कर दिया। अब ये समझते हैं कि वहां पे ये कोई नई हुकूमत ला के कोई बहुत बड़ी तब्दीली ले आएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा। फिर बलोचिस्तान में आप देख लें, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आए रोज बलोचिस्तान में क्या होता है, कभी एक शहर पे हमला, कभी बसों पे हमला, कभी दहशतगर्द जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं वो पंजाबियों को उतार के बसों से मारते हैं, कभी वो कोई बस अगवा कर लेते हैं, कभी वो इस बंदे को मार देते हैं, कभी वो किसी सरकारी दफ्तर पे हमला कर देते हैं। किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कितनी दफा बिलावल बलोचिस्तान गया है, कितनी दफा जाके इन्होंने इजलास किए हैं, कितनी दफा पीपल्स पार्टी नून लीग जाके कोयटा में बैठी है, इनकी आला क्यादत वहां पे बैठी है। एक हफ्ता बैठी रहे कि जनाब हमने बलोचिस्तान के ऊपर बात करनी है? नहीं, बस वजीर आला वहां पे बन गया। वजीर आला वो जो निगरान सेटअप के अंदर जो है वजीर दाखिला था। बाद में उन्होंने कहा कि जी मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मेरी नून लीग में बड़ी दोस्ती है, मैं नून लीग में जाऊंगा। लेकिन वो चले पीपल्स पार्टी में गए और अब वो पीपल्स पार्टी के वजीर आला बन गए हैं। तो भाई इन्होंने कहां पे हालात ठीक किए हैं? इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में देख लें क्या सूरत हाल है, दीगर जगहों पे आप देख लें क्या सूरत हाल है। तो ये बातों की हद तक तो ये है कि जी खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई ने बड़े हालात खराब कर दिए। बाकी जगहों पे आपने कौन से हालात बेहतर किए हैं? आपका जो हमसाया मुल्क है अफगानिस्तान, आज उनके साथ हमारे किस किस्म के ताल्लुकात हैं? क्या ये सफारती फेलियर नहीं है? बाकी इसमें कोई दो राय नहीं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, कोई आज से इस्तेमाल नहीं होती। ये तो देखे ना, नैरेटिव चेंज होता रहता है, कभी ये अच्छा हो गया, कभी वो बुरा हो गया। लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन तो हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। उन्होंने तो पाकिस्तान के वजूद को मानने से इनकार किया। वो तो आज भी इंटरनेशनल बॉर्डर को नहीं मानते। इसी तरीके से जनाब 60s में क्या होता रहा, 70s में क्या होता रहा, इधर कोई भी मूवमेंट चलती थी, चाहे वो बलोच अलहदगी पसंद हो, चाहे वो पश्तूनिस्तान की मूवमेंट हो, उनको सपोर्ट अफगानिस्तान से मिलती थी। ये कोई नई बात तो नहीं है। और वो सिलसिला सारा चलता रहा। फिर आपने कहा कि नहीं जी अब ये बेहतर हो गया तो अब वो बेहतर हो गया। एनीवे मैं उस सारी तफसील में नहीं जाना चाहता, आज वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन इस हुकूमत ने कहां पे बेहतरी की है? ये कह रहे हैं जी कि एक सूबा जब उनकी हुकूमत थी, यानी पीटीआई वालों की वफाक में हुकूमत थी, क्या ऐसी सिचुएशन थी खैबर पख्तूनख्वा में? क्या ऐसी सिचुएशन थी आजाद कश्मीर में? क्या ऐसी सिचुएशन थी गिलगित बल्तिस्तान में? वहां पे भी आपको टेंशन नजर आती है। क्यों टेंशन नजर आती है? कि वहां पे भी जो इलेक्टेड हुकूमत थी उसको किस तरीके से फारिग किया गया, फिर एक हल्के में इलेक्शन करवाए गए, वो जो अजब ड्रामा वहां पे बना। तो इन सारी चीजों की वजह से पूरा निजाम बेतौकीर हो गया और अब कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। किस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है? इन लोगों का जो पॉलिटिकल मैंडेट है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कोई भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस चीज का इनको भी अंदाजा है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनके अपने सीनियर लीडर हमें बताते हैं कि भाई, और ये मैं हल्फन आपको बता रहा हूं, वो हमें ये बताते हैं कि हमारी हुकूमत में बैठा हुआ ये जो हमारी पार्टी का बंदा है, इसको तो पूरे डिवीजन में सबसे कम वोट पड़े। हारा नहीं है, हारा तो है ये, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो हारने वाले हैं, जिनको फॉर्म 47 से जिताया गया मुबैना तौर पे, ये उनमें से सबसे कम वोट लेने वाला है। ये बातें हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग, उसी जमात के लोग करते हैं और मुख्तलिफ सहाफियों से करते हैं। मैं कोई वाहिद सहाफी नहीं हूं जिसके साथ ये बात करते हैं। जब वो कर रहे होते हैं वहां पे दीगर लोग भी बैठे होते हैं। तो ये इनकी सिचुएशन है। तो इन्होंने कौन से हालात बेहतर कर लिए? एनीवे, अब आजाद कश्मीर के जो वजीर आजम है, शायद वो इस्तीफा नहीं दे रहे और वो चाहते हैं कि ये लेके आए तहरीक अदम एतमाद, ताकि मजीद चीजें खुल के सामने आए। अब देखते हैं कि जी आजाद कश्मीर में क्या होता है और ये मामला आगे किस तरफ जाता है। कराची आपको पसंद है या नहीं उसके ऊपर भी मैं आता हूं, लेकिन ये सामने अब खबर देखें, रावलपिंडी सब्जी बेचने के लिए गाड़ी पर स्पीकर लगाने पर मुकदमा दर्ज। अब ये खबर आ रही है कि आदमी सब्जी बेच रहा है, उसने गाड़ी पे स्पीकर लगाया हुआ है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया। ये जियो न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, जंग भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अक्सर जगहों पे हम भी जाते हैं, लोगों ने सुजुकी वगैरह के ऊपर एक छोटा सा स्पीकर लगाया होता है, केले 200 रुपए, केले 200 रुपए या फलानी चीज इतने रुपए, वो लोग बेच रहे होते हैं। भाई इस वक्त हालत क्या है आपकी इकोनॉमी की? लोग बेचारे जो है भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से लोगों को गुजारा हो रहा है
और ये किस किस्म की हम गवर्नेंस कर रहे हैं कि इसके ऊपर भी मुकदमा बना दो, उसके ऊपर भी मुकदमा बना दो। ये कौन सा इमेज है भाई, ये कौन सी वो जो है गवर्नेंस का मॉडल है, मेरी समझ से तो बाहर है। बाकी देखे ना, अगर कोई ग्राम फरोशी करता है, कोई चीज महंगी बेचता है, आप कहते हैं कि जी हम दुकानों पे भी छापे मार रहे हैं, ये फलानी वजीर साहिबा हैं, ये पंजाब हुकूमत की मशीर साहिबा हैं, ये जा रही हैं, ये दुकानों को बंद करवा रही हैं। कितनी शुगर मिलें इन्होंने बंद करवाई। वो जो शुगर मिल के मालकान है जिन्होंने अरबों रुपए की शुगर बाहर भिजवा दी, किसी शुगर मिल पे जाके किसी वजीर ने छापा मारा, किसी शुगर मिल के मालिक को सामने खड़े होकर कहा कि भाई आपको शर्म नहीं आती है, गवर्नमेंट का रेट ये है, आप लोग इस रेट के ऊपर चीनी बेच रहे हैं। फिर आप लोगों ने कहा कि जी चीनी बड़ी वाफिर मिकदार में मौजूद है, पर आप लोगों ने एक्सपोर्ट कर दी और अब पता चला कि चीनी कम पड़ गई है, अब इंपोर्ट करनी पड़ी है। कभी किसी उस तरह के बंदे को बुला के बेतौकीर किया गया या किसी उस तरह की मिल के ऊपर छापा मारा गया? कैसे मारा जाए? इन सब की अपनी शुगर मिलें, वजीर आजम के अपने बेटे की शुगर मिल से शुगर एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान से बाहर, और ये जाके छापे मारते हैं आम बंदों की दुकानों पे, गरीबों की दुकानों पे। सब्जी वाला हो गया, रेहड़ी वाला हो गया, उसका कारोबार जो है वो तबाह कर दे। इनको अंदाजा ही नहीं है। आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक बंदा है, वो पेंटिंग्स बेचता है फुटपाथ के ऊपर। एक दफा मैंने उससे 1-2 पेंटिंग्स ले ली। वो अक्सर मुझे अपनी पेंटिंग्स जो है वो भेजते रहते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, और मेरी उनसे कभी कभी मैसेज पे बात भी हो जाती है, कभी कभी बाहर चलते फिरते भी उनसे हेलो हाय हो जाती है। तो मैं गया, 2-3 दफा गुजरा तो उनकी पेंटिंग्स मुझे नजर नहीं आई। तो कुछ दिनों के बाद मैं जा रहा था वहां से, तो उन्हीं साहब से मेरी मुलाकात हो गई। मैंने उनसे पूछा भाई किधर थे? उन्होंने कहा जी मुझे गिरफ्तार करके अडयाला जेल भिजवा दिया गया। मैं यहाँ पे पेंटिंग्स लगाता था और मैं यहाँ पे पेंटिंग्स बेचता था, मुझे पकड़ा गया और एसी साहिबा ने इस्लामाबाद की जो भी इंतजामिया थी जिनके सामने इनको पेश किया गया, उन्होंने उनको अडयाला जेल भिजवा दिया। बड़ी मुश्किल से जनाब इस वक्त लोगों को गुजारा हो रहा है। वो बंदा कोई 1 हफ्ता तकरीबन अडयाला जेल में रहा, उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसकी जमानत हुई और वो बड़ा परेशान था। उसने कहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। फिर उसने जाके मेरे ख्याल में जो कमिश्नर हैं गालिबन इस्लामाबाद के, उनसे राब्ता किया, उनको बताया कि भाई मेरे साथ ये हुआ है, इस तरह मेरे साथ किया गया है। और उन्होंने फिर उसको इस्लामाबाद के एक एरिया के अंदर जहां पे कुछ दुकानें वगैरह हैं, उधर एक जगह एक बनी हुई थी कोई बस स्टॉप टाइप चीज। उन्होंने कहा कि आप यहां पे अब अपनी तस्वीर वगैरह पेंटिंग्स वगैरह बेच सकते हैं। तो उसका मसला कुछ हद तक तो वहां पे हल हो गया। लेकिन ये कैसा निजाम है कि यार एक बंदे को आप उठाते हैं, उठा के जेल भेज देते हैं, ना उसके घर वालों को पता है, ना उसका इतने उसके वसाइल हैं, ना उसके पास रोजगार के कोई और मौके हैं, कोई हमदर्दी होती है ना रियासत के अंदर। रियासत तो मां के जैसी होती है। ऐसा सलूक तो नहीं करना चाहिए अपने शहरियों के साथ। जिस दिन वो बंदा मुझे मिला, यकीन कीजिए उसमें इतनी परेशानी थी, इतना उसके अंदर गुस्सा भी था, फ्रस्ट्रेशन भी थी कि मेरे साथ ये हुआ और मुझे ये किया। बाद में मैं कुछ अरसे बाद जब वो मुझे दोबारा मिला तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि जी यहाँ पे मुझे अब ये जगह मिली है और कमिश्नर साहब गालिबन रंधावा साहब हैं, उनसे मैं मिलने गया था और उन्होंने मुझे हेल्प आउट किया। तो ये तो पहली स्टेज पे ही हो जाना चाहिए था। जो नीचे बैठे हुए अफसरान थे, क्या जरूरी था कि एक बंदे को उठाया जाए और इस तरह जेल भेज दिया जाए? एनीवे, बताने का मकसद ये है कि इन मुश्किल हालात में लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा रहम करें आम लोगों के ऊपर। इससे कोई गवर्नेंस की बेहतरी की मिसाल नहीं मिलती। इससे कोई ये नहीं होता कि पूरे पाकिस्तान में दाग बैठ जाएगी कि जी बड़ी जबरदस्त गवर्नेंस है। इस तरह की खबरों से, इस तरह की चीजों से निजाम के खिलाफ मजीद फ्रस्ट्रेशन में इजाफा होता है और ओवरऑल जो तासुर है गवर्नेंस के हवाले से, हुकूमत के हवाले से, हुकूमती पूरी मशीनरी के हवाले से, इस निजाम के हवाले से, वो मनफी तासुर कायम होता है और लोगों के दिलों में एक रिजेंटमेंट पैदा होती है। अच्छा जी, एक्स पर किसी ने ट्वीट की हुई है अपनी सालगिरह के हवाले से, एक केक शेयर किया हुआ है और उस केक के ऊपर उन्होंने मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर लगाई हुई है, साथ अखबार भी लगाया हुआ है केक के ऊपर, और अखबार के ऊपर लिखा हुआ है कि इमरान खान का खेल खतरनाक, और पता नहीं क्या इमरान खान का जनाब नाम भी उन्होंने लिखा हुआ है। और वो तस्वीर वगैरह लगा के, वो वीडियो लगा के उस बंदे ने लिखा हुआ है इंटरनेट के ऊपर, एक्स के ऊपर, कि ये मेरा सबसे पसंदीदा केक है जो पिछले साल बच्चों ने मेरी सालगिरह पर तैयार करवाया था। अब मरियम नवाज साहिबा के ऊपर तस्वीर है। अब ये बंदे ने ट्वीट तो की और वो ट्वीट मरियम बीबी तक भी किसी तरीके से पहुंच गई और मरियम बीबी ने उसके ऊपर कोट ट्वीट किया हुआ है, आई एम हम्बल्ड सर। तो अब आप देख लें कि उन्होंने अपनी पसंदीदा जो है मरियम बीबी की तस्वीर भी लगाई हुई है, लेकिन इनकी गमी हो जाए, खुशी हो जाए, हर किसी में इमरान खान का होना बड़ा जरूरी है।
ये उलमा इकराम से भी मिले तो वहां पे भी इमरान खान का जिक्र होता है, इनकी सालगिरह हो तो उसमें भी इमरान खान का जिक्र होता है। पर एनीवे ये जो भी साहब हैं, एक तो इनकी जो है वो सालगिरह इनको मुबारक हो। गालबन ये पिछले साल का उन्होंने लगाया, लेकिन ट्वीट उन्होंने आज एक आधा दिन पहले की थी और उसके ऊपर जो है मरियम बीबी ने भी कहा कि जी मैं बड़ी हम्बल्ड हुई हूं कि आपने मेरी तस्वीर अपने केक के ऊपर लगाई है। अच्छा, ये वीडियो देख लें। ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। ये गालबन असेंबली सेक्रेटरीट की तरफ जा रहे थे या असेंबली की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ट्रैफिक ब्लॉक थी, कहीं से आ रहे थे, तो ये पैदल चल के अवाम में से गुजरना शुरू हो गए। वहां पे बस में बच्चे कुछ बैठे हुए थे और बच्चों से उन्होंने हाथ वगैरह भी मिलाया, तो ये उनका एक बड़ा अवामी अंदाज था। अब कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि जी बहुत जल्द किसी और सूबे से भी किसी वज़ीर आला की इस तरह की तस्वीर आ जाएगी, इस तरह की वीडियो आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि इतनी ट्रैफिक में कोई इस तरह की वीडियो कहीं और से आएगी, लेकिन आ भी सकती है, क्या कह सकते हैं। क्या कराची आपको पसंद है? जनाब, ये बहस आजकल चल रही है सोशल मीडिया पे। सबा कमर साहिबा हैं, पाकिस्तान की बड़ी नामवर अदाकारा हैं। उन्होंने ये कहा कि मुझे कराची पसंद नहीं है, कराची सिर्फ काम के लिए जाती हूँ। अच्छा, कराची में मैं भी रहा हूँ, कराची में मेरी स्कूलिंग भी हुई है, कराची में मैं पढ़ा भी हूँ, सिंध में मैं रहा हूँ, बदीन में मैं रह चुका हूँ, अंदरूने सिंध मैंने देखा हुआ है। तो मुझे कराची जो है बड़ा पसंद है, क्योंकि कराची के लोग बड़े अच्छे हैं, कराची सिंध के लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े मिलनसार लोग हैं, और मेजॉरिटी जितने भी हैं वहां पे जिनसे मेरा ताल्लुक है बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कराची के हवाले से मेरे जो दोस्त हैं जो कराची में रहते हैं वो ये कहते हैं भाई हमें पसंद नहीं है, ये शहर अब रहने के काबिल नहीं है, यहाँ पे ये होता है वो होता है, बहुत सारे मसाइल हैं। वो मसाइल लोगों की वजह से नहीं है, वो मसाइल वहां के हुक्मरानों की वजह से हैं, जिनकी वहां पे 15-20 साल से अभी हुकूमत है, उससे पहले भी ये हुकूमत में रह चुके हैं। लेकिन कराची शहर का क्या हाल है वो सबके सामने है। तो सबा कमर ने कहा कि भाई मुझे कराची पसंद नहीं है, वहां की ये हालत है, तो इसमें कौन सी ऐसी बात है। लेकिन इसके ऊपर शमा जनेजो साहिबा ने इतराज किया। वो शमा जनेजो साहिबा जो वज़ीर आज़म के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पे गई थी, जिनके पास वज़ीर आज़म साहब की सीक्रेट फाइल्स थी, जो वज़ीर आज़म साहब को मुख्तलिफ मामलात के ऊपर एडवाइस देती हैं और उनकी स्पीच लिखती हैं, वो सारी चीजें जिनके हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा मुझे नहीं पता कि ये वहां पे कैसे पहुंच गई। जब मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान से खुद जाती हैसियत में राब्ता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये तो हुकूमत पाकिस्तान ने इनके लिस्ट में नाम भेजा था और उसके बाद हमने इनको बैच जारी किया और फिर ये डेलीगेट की हैसियत में जनाब इन्होंने वहां पे शिरकत की। बाकी सलामती कौंसिल में ये ख्वाजा साहब के पीछे बैठी तो वो भी हुकूमत पाकिस्तान का उनका अपना फैसला था, हमारा तो उससे कोई ताल्लुक नहीं। एनीवे, शमा जनेजो साहिबा ने इसके ऊपर काफी एक्सेप्शन दी है और उन्होंने इसके ऊपर काफी तनकीद की है कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। उन्होंने ये सामने ट्वीट भी की हुई आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कराची आते हैं, कराची का खाते हैं, कराची से कमाते हैं, कराची से ही मशहूर होते हैं और फिर कहते हैं कराची पसंद नहीं है। और भाई कराची कौन सा कोई ऐसी चीज है कि जिसको आप अगर कह दें कि मुझे पसंद नहीं है तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाएगी। लेकिन क्योंकि फिर तनकीद जाती है पीपल्स पार्टी की तरफ, हुक्मरानों की तरफ, शायद उस वाले से भी लोगों के तहफुजात होते हैं। बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको लाहौर पसंद नहीं है, किसी को जो है वो कराची पसंद नहीं है, किसी को पेशावर पसंद नहीं है। हर बंदे का राइट है। सोसाइटी में कम से कम इतना तो लोगों को थोड़ा सा आप रूम दें, थोड़ी सी जगह दें, इख्तलाफ की गुंजाइश पैदा करें कि भाई वो कराची भी अब इतना मुकद्दस हो गया कि उसके ऊपर भी तनकीद नहीं हो सकती। कराची भी पे भी तनकीद हो सकती है, लाहौर पे भी हो सकती है, लंदन पे भी हो सकती है, हर किसी पे हो सकती है। वैसे आपको कराची पसंद है और आप जो मेरे सबसे पसंदीदा कराची के शहरी हैं, आप बताएं आपको भी कराची के अंदर कोई मसाइल नजर आते हैं और उन मसाइल के जिम्मेदार कौन है, कराची के अवाम या कराची पे हुक्मरानी करने वाले वहां के हुक्मरान? ये जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।